हेलो इंजीनियर्स। तो गाइस, सिविल इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन एसएससी जेई के हो चुके हैं और आप सभी को पता है कि आंसर की भी आ चुकी है। और सीबीटी 1 में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आप सभी को लग रहा है कि वहां पे ऑब्जेक्शन होना चाहिए। उन्हीं ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा मैं शिफ्ट वाइज। और आज के सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक सभी लोग जरूर देखना। इनफैक्ट जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं उनको भी समझना है कि यहाँ पे बच्चों ने कैसा स्कोर किया है, ये भी बताऊंगा। साथ साथ में क्या होगा नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट, वो लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगा शिफ्ट वाइज। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। गाइज, समझना है हमें कि अब देखो, बहुत सारे क्वेश्चन तो मुझे मिले भी नहीं। जो क्वेश्चन मुझे मिले हैं, जो आपने रिस्पॉन्स भेजा, जिसने क्वेश्चन भेजा मुझे मेल किया, उनके ही आंसर को मैंने चेक किया और उसमें से जो मुझे लगा कि इनकरेक्ट है वास्तव में, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे बच्चों ने ऐसे भी क्वेश्चन भेजे कि उनका आंसर जो है वही सही है और कहीं से भी कुछ भी लॉजिक लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको वहां पे नंबर मिलेंगे। जो सही होगा वहीं पे आपको मार्क्स बढ़ेंगे, वहीं आपको नंबर मिलेंगे। शुरू करते हैं गाइज और सेशन को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 3 दिसंबर की शिफ्ट 1 की बात करते हैं, है ना। अब ये ऐसी शिफ्ट थी जिसमें मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मिस्टेक्स हैं पूरे के पूरे ओवरऑल पेपर में। हालांकि ये वाला क्वेश्चन जो था, इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने भेजा मुझे कि सर इसमें हमने डी लगाया है, ए नहीं लगाया है, एसएससी ने ए दिया है। यहाँ पे गाइज मैं आपको बताऊं, विच टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ स्टोन। स्टोन लिखा हुआ है यहाँ पे। जितने भी लोगों ने यहाँ पे ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट लगाया है, ये आपका किसके लिए होता है? ये मेटल्स के लिए होता है। ये टेस्ट किसके लिए होता है? मेटल्स के लिए होता है। यहाँ पे सही ऑप्शन जो है आपका एट्रिशन ही होगा। एट्रिशन को ही यहाँ पे सही माना जाएगा इन चार में। ठीक है, इन चार में आपका सही ऑप्शन जो होगा वो एट्रिशन ही होगा। तो यानी कि यही ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। इसमें जिसने भी एट्रिशन लगाया है उसको नंबर मिले होंगे, तो बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पे इन चार ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन लगाने लायक नहीं। हालांकि मोज हार्डनेस टेस्ट जो होता है एग्जैक्टली हार्डनेस के लिए, हार्डनेस डिटरमाइन करने के लिए होता है स्टोन के लिए, तो मोज का तो यहाँ पे नाम ही नहीं है। तो आपको कौन सा लगाना होगा? ए ऑप्शन लगाना होगा। आगे हम बढ़ते हैं। द टर्म ऑफसेट इन सर्वेइंग रिफर्स टू। ऑफसेट के बारे में यहां पे बोला गया है कि ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट को हम कैसे समझ सकते हैं। एक ऑप्शन एसएससी ने दिया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट को ऑफसेट नहीं बोल सकते हो। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट कुछ भी हो सकती है। यहां पे जो सुटेबल आंसर होगा इसका, वो होगा अ शॉर्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम अ चेन लाइन टू अ पॉइंट। पॉइंट में कुछ भी हो सकता है, ट्री हो सकती है, बिल्डिंग्स हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको हर किताब में मिल जाएगा, रेफरेंस वहां से लगा सकते हो, किसी भी किताब, सर्वेइंग की किताब में मिल जाएगा। तो यहाँ पे ना सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ये सी पार्ट हो जाएगा इसका ऑफसेट के लिए सही ऑप्शन। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। आगे अगर हम बढ़ें तो एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ब्लरी दिख रहा होगा आपको, जैसा मुझे मिला वैसा ही मैं आपको दिखा रहा हूं। इन अ सैंडी सॉइल विद अ शैलो फाउंडेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू इंप्रूव द बियरिंग कैपेसिटी। अब एक बच्चे ने यहाँ पे टिक तो लगाया, इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन। डेप्थ फाउंडेशन की नहीं बढ़ानी, सैलो फाउंडेशन क्वेश्चन में लिख दिया है। हालांकि ये डाइसी क्वेश्चन है। अब इसमें जो ऑप्शन सही दिया है एसएससी ने, इंस्टॉलिंग पाइल टू ट्रांसफर द लोड टू द डीपर सॉइल। क्या वो सैलो फाउंडेशन रह जाएगी? क्या वो सैलो फाउंडेशन कहलाएगी क्या जब हमने पाइल इंस्टॉल कर दिया तो? डीपर लोड ट्रांसफर करने के लिए हाँ, एक मेथड हो सकता है उसको इंप्रूव करने का। जो हमारे पास सैलो फाउंडेशन अगर एग्जिस्टिंग है और उसको इंप्रूव करना है उसकी बेयरिंग कैपेसिटी, तो इसका मेथड हो सकता है डेफिनेटली कि हम लोग ऐसा कर दें कि उसके लोड को ट्रांसफर करें हार्ड स्ट्रेटा में। तो ये ऑप्शन, फिर भी जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से सुटेबल ऑप्शन यही वाला ऑप्शन है। ठीक, ना कि ये कि इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े तो एक ये छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि सॉइल हैज अ वॉल्यूम दिस एंड वॉइड वॉल्यूम दिस, फाइंड द पोरोसिटी। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा ई निकल जाएगा। ई इज इक्वल टू क्या होता है? वीवी अपॉन वी एस। वीवी अपॉन वी एस यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ पे 0.15 डिवाइडेड बाई 0.35, 3/7 आ गया ई की वैल्यू। एन निकालना है तो एन आपको पोरोसिटी पूछा है, तो ई अपॉन 1 प्लस ई, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा? 3/7 डिवाइड बाई 1 प्लस 3/7। यहाँ पे 10 हो जाएगा, 7 से 7 कट गया, यानी कि 0.3 आ रहा है, यानी कि 30% आपका आंसर करेक्ट होगा। और ये ऐसा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि किसी का गलत होगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर बोनस होते हैं तो इसमें ज्यादा
खुश होने की बात नहीं है, आपके नंबर थोड़े बहुत जरूर बढ़ रहे होंगे लेकिन ये सबके पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें एसएससी ने 35% दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है पोरोसिटी परसेंटेज में, तो 30% आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे हम थोड़ा सा बढ़े, एक क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन है, सॉइल हैज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65, वर्ड रेशियो 0.6, फाइंड इट्स ड्राई यूनिट वेट डब्लू, गामा डब्लू की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है कि 9.81 लेना है। अब आपको पता है कि सर गामा ड्राई जो निकालेंगे हम लोग G/1 प्लस ई इंटू गामा डब्लू से निकाल लेंगे यहां से एक लाइन में 2.65 1 प्लस 0.6 इंटू 9.81, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा यहां से आंसर कितना आ रहा है। यहां से आंसर आ रहा होगा आपका 16.25। अब 16.25 आपका, आपने अगर आंसर टिक किया है तो आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक बार चेक कर लेना आप लोग, इसी तरीके से आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। एसएससी ने यहाँ पे 17.23 दे दिया है आई थिंक, राइट। आगे अगर बढ़ें, और मैंने गाइज आप लोगों के जो भी रोल नंबर्स वगैरह दिखते हैं ना क्वेश्चन पे, वो सब रिमूव कर दिया है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो इन सब चीज़ों से। बहुत सारे जगहों पे मैंने देखा है कि वो दिख भी रहे हैं, नहीं दिखने चाहिए हालांकि। अब देखो यहाँ पे, द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन वाटर इज एन इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन फॉर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। अब देखो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स के पॉल्यूशन को कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो इंडिकेट कर रहा है, पानी में मौजूद है तो पता चल रहा है कि भाई इंडस्ट्रियल वेस्ट है ये, ठीक है। अब आपको भी पता है कि सर अमोनिया, आंसर दे दिया इन्होंने। अमोनिया कहाँ से निकलता है? अमोनिया होती है डोमेस्टिक सीवेज में, डोमेस्टिक सीवेज में अमोनिया ज्यादा होती है। क्लोराइड वगैरह जो होता है पेपर मिल वगैरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा रिलीज होता है। तो यहाँ पे जिसने ये आंसर टिक किया होगा ना उसको नंबर यहाँ पे मिलना चाहिए 100%, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन जिसने टिक किया है उसको नंबर यहाँ पे मिलना चाहिए। आगे अगर हम बात करें एक और क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर इन सीटू रेमिडिएशन ऑफ कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर। देखो ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर हो या फिर सेचुरेटेड सॉइल में कंटेमिनेशन आ गया हो, ग्राउंड के नीचे पानी है उसमें कंटेमिनेशन आ गया हो, या फिर सेचुरेटेड सॉइल में, उसके लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है एयर स्पर्जिंग। एयर स्पर्जिंग जो है इसमें हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं एयर को, जो कि बाकी जो कंटेमिनेशन है उसको बबल फॉर्मेट में बाहर निकालती है हाई प्रेशर से। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है सही होगा बिल्कुल, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन है, ठीक है। बायो रेमिडिएशन बोला गया है और सॉइल वेपर एक्सट्रैक्शन लिखा है, केमिकल ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है, इसमें सबसे सही कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर के लिए जो है इन सिटू मेथड जो है एयर स्पार्जिंग है। आपका आंसर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। बहुत सारे रेफरेंसेस भी हैं, वहां से दे सकते हो। अब देखो 6 दिसंबर के शिफ्ट 1 का एक क्वेश्चन था। अब देखो ज्यादा क्वेश्चन मुझे नहीं मिले हैं लेकिन जो क्वेश्चन मिले हैं उस पर मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं। देखो यहां पे ना थोड़ा सा जूम करूंगा, क्वेश्चन था कंसिस्टेंसी इंडेक्स का। कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1 इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? आईसी का फॉर्मूला सबको पता है ना, आईसी का फॉर्मूला तो सबको पता है कि सर WL माइनस WN अपॉन WL माइनस WP, यही होता है। परसेंटेज में ऐसे निकाल लेते हैं। तो इस टर्म को बस देखो तुम लोग, यहां तक ये बोल रहा है कि ये 1 से ज्यादा कब होगा? 1 से ज्यादा तब होगा जब ऊपर वाला टर्म जो होगा वो नीचे वाले टर्म की तुलना में बड़ा हो जाए। WL तो सेम ही है, WP और WN को कंपैरिजन कर सकते हैं। ऊपर वाला टर्म बड़ा कब होगा? ऊपर वाला टर्म बड़ा तब होगा जब WN की वैल्यू लेस देन हो जाएगी WP से। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ऊपर वाला डिफरेंस जो है बड़ा आ जाए। बड़ा डिफरेंस आएगा कब? जब ये छोटा हो जाए। तो इसको छोटा हमने कर दिया WP से। तो WN नेचुरल वाटर कंटेंट अगर आपका WP से छोटा हो जाए तो ये ग्राफ आपको देख सकते हो यहाँ पे। इस ग्राफ को समझना थोड़ा सा, यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया, इसमें हमने इंडिकेट कर दिया आपको पता है कि सर यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो होता है यहाँ पे हमारा WSR होता है, WP आता है, फिर WL आता है, ठीक। WSR, WP और WL लिक्विड लिमिट। इधर लिक्विड स्टेज हो जाता है यहाँ प्लास्टिक, सेमी सॉलिड और सॉलिड स्टेज।
आपको पता है कि WN नेचुरल वाटर कंटेंट अगर WP से छोटा हो, WP से छोटा हो तो सॉइल क्या कहलाएगी, या तो सेमी सॉलिड कहलाएगी या तो सॉलिड हो सकती है। यहां पे क्या हो सकती है, सेमी सॉलिड और सॉलिड हो सकती है, ये दोनों हो सकता है, ये भी और ये भी। आपको एक जनरल आंसर करना होता तो जनरल आंसर में क्या, सॉइल में भी सेमी सॉलिड और सॉलिड, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों ने सेमी सॉलिड स्टेट आंसर लगा दिया, ये गलत नहीं है। सेमी सॉलिड स्टेट गलत नहीं है भाई, इससे कम सेमी सॉलिड तो होगा ही होगा, इसके अलावा और भी कुछ होगा। तो अब इसके साथ साथ जो आंसर एसएससी ने दिया है ना, वो भी आंसर गलत नहीं है। लिखा हुआ है कि हार्डर हार्डर देन द प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट से हार्डर, यानी कि प्लास्टिक लिमिट से हार्डर, ये प्लास्टिक लिमिट है, प्लास्टिक लिमिट से इधर जो सॉइल होगी वो क्या होगी, सॉफ्ट होगी, इधर वाली सॉइल जो होगी हार्ड होगी, उसमें लिक्विड कम है, पानी कम है। तो सेमी सॉलिड और सॉलिड दोनों को कंटेन कर रहा है ये वाला हार्डर देन दी, तो ये वाला ऑप्शन जिसने लगाया उसको तो नंबर मिले ही होंगे। ये वाले बच्चे भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, ये वाले जो बच्चे हैं उनको नंबर मिला है, ये वाले भी ऑब्जेक्शन कर देना, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आपको मिलना चाहिए नंबर। आगे 5 दिसंबर के सिर्फ 2 का एक क्वेश्चन मिला था, इस तरीके से मिले हैं मुझे जो जो क्वेश्चन, वो आपको दिखा रहा हूं मैं। यहाँ पे देखो एक बच्चे ने बोला कि सर यहाँ पे ना जो आंसर दिया एसएससी ने गलत है, लेकिन मेरा ये जो मानना है ये आंसर बिल्कुल सही दिया है इन्होंने। हेडवे डिस्ट्रीब्यूशन इन अ ट्रैफिक फ्लो फॉलोज, हेडवे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैफिक फ्लो में कैसे फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हेडवे में ये नहीं लिखा स्पेस हेडवे टाइम हवे, इसमें कंफ्यूज मत हो भाई, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है। ये हेडवे लिख दिया, इसका ये मोर देन सफिशिएंट है इसका मतलब, ठीक है, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं थी। 4 दिसंबर का जो है शिफ्ट 1 का पेपर, उसमें भी एक क्वेश्चन था, द एनुअल रेंट फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट फॉर टैक्स पर्पज। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, टैक्स पर्पज लिखा हुआ है, फिक्स फॉर टैक्स पर्पज, याद रखना टैक्स पर्पज के लिए हमेशा एसेस्ड रेंट होता है, एसेस्ड जो उसका असेसमेंट हुआ, उसका मूल्यांकन हुआ, उसके हिसाब से रेंट होता है, ना कि स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। स्टैंडर्ड रेंट वो लिमिट वगैरह जब तय करनी होगी तब वहां पे फिक्स वैल्यू लिमिट तय करनी होगी, तो उसके लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे एसेस्ड रेंट, रेंट जो आंसर किया है दिया है एसएससी ने वही करेक्ट है, ठीक है। आगे अगर बढ़े इसी में, डीप बीम्स आर डिजाइन फॉर, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त, डीप बीम्स आर डिजाइन फॉर, तो इसमें काफी लोग कंफ्यूज हैं, इसमें समझना, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होना नहीं चाहिए तुम लोग को। अगर टू दी पॉइंट अगर बात करें तो देखो डीप बीम ना प्रीडोमिनेंट इसमें शेयर होता है, ठीक है, प्रीडोमिनेंट शेयर होता है। डिजाइनिंग किसके लिए होती है इसकी, मेनली डिजाइनिंग बेंडिंग मूवमेंट के लिए ही होता है, ठीक, ये डिजाइन मेनली किसके लिए होता है, बेंडिंग मूवमेंट के लिए ही होता है। अगर पूछा जाए कि चेक किसके लिए किया जाता है, चेक शेयर के लिए किया जाता है, डिजाइन बेंडिंग मूवमेंट के लिए किया जाता है। आईएएस कोड को आप पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, उसमें टेंशन रेनफोर्समेंट, नेगेटिव पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, डीप बीम वाला क्राइटेरिया पूरा का पूरा दिया हुआ है, उसको पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। लेकिन एसएससी ने ये आंसर दिया भाई, चलो जिसने लगाया बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसने बेंडिंग मोमेंट ओनली लगाया ना वो गलत नहीं है। डिजाइन फॉर बेंडिंग मोमेंट, चेक्ड फॉर शेयर, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिजाइनिंग के लिए पूछा गया है तो आपका ये वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, इसके लिए ऑब्जेक्शन आप कर सकते हो। अगला लिखा हुआ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैज फ्यूअर व्हीकल ऑपरेटिंग इन माइनॉरिटी नेबरहुड, व्हाट इज द रीजनेबल इंटरफेरेंस इन्फरेंस। अब सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में अल्पसंख्यक इलाकों में जहां पे लोगों की आबादी कम है, उन इलाकों में वाहन कम चलते हैं, इसका उचित निष्कर्ष क्या है। तो यहाँ पे एसएससी ने आंसर भाई पता नहीं कैसे दे दिया, यहाँ पे ये आंसर गवर्नमेंट बॉडी होके ऐसा आंसर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। उन्होंने क्या दे दिया, एसएससी ने आंसर दिया नेग्लेक्ट ऑफ माइनॉरिटी एरिया, अल्पसंख्यक क्षेत्रों की उपेक्षा, बिल्कुल गलत है ये। यहाँ पे जो मेन रीजन है जो लोगों ने लगाया भी होगा, लोअर डिमांड इन माइनॉरिटी एरिया, लोग कम है, डिमांड कम है, इसलिए कम व्हीकल चलते हैं, ठीक है। वहां पे भी जब लोग ज्यादा हो जाएंगे तो वहां पे व्हीकल ऑपरेटिंग बढ़ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन जिसने भी लगाया है। 6 दिसंबर के शिफ्ट 1 में क्वेश्चन है, यहां पे देख सकते हो, द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन अंडर इनफोर्स सेक्शन इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ, देखो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटिंग मूवमेंट वगैरह की तो बात ही नहीं कर रहा है। पहली बात अंडर इनफोर्स सेक्शन की बात कर रहे हैं, ये अंडर इनफोर्स, अब बहुत जगह रिसोर्सेज वगैरह इधर उधर नेट पे खंगालोगे तुम्हें मिलेगा 1000 जगह की
टेंशन साइड से ही कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जिसने भी ईदर ए और बी लगाया है ना, बिल्कुल करेक्ट है। मैं आपको बताता हूँ एमओआर कैसे निकालते हो। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप निकालते हैं सी इंटू लीवर आर्म या फिर टी इंटू लीवर आर्म। अगर आपका अंडर इनफोर्स सेक्शन है तो बस यही मतलब है ना कि एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिमिटिंग, एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिमिटिंग, करेक्ट बात है। अब आपको पता है कि सर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब भी निकालेंगे तो यहाँ पे अंडर इनफोर्स सेक्शन के लिए C बराबर टी होता है, C इज इक्वल टू टी होगा, इसी से एक्सयू की वैल्यू निकलती है। ये अगर है तो यानी कि ये टर्म तो इक्वल हो गया, ठीक। लीवर आर्म दोनों के लिए बराबर होगा D माइनस 0.42 एक्सयू। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहे आप कंप्रेशन साइड से निकालिए चाहे टेंशन साइड से बराबर आता है, ठीक है। हाँ, अगर इस पर्सपेक्टिव से सोचा जाए कि स्टील में यील्डिंग पहले होगी, स्टील ही डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा, तो उस तरीके से कुछ कुछ किताबों में आंसर दिया है। लेकिन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात हो रही है, ये फेलियर की बात नहीं हो रही है, ये एमओआर कैलकुलेशन की बात हो रही है। द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अंडर इनफोर्स सेक्शन इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ ईदर फ्रॉम ए एंड बी। ये ऑप्शन सही होना चाहिए, इस पे आप लोग ऑब्जेक्शन जरूर कर दीजिएगा जिसने ये आंसर लगाया है, टिक। बाकी भाई देखो, इनको ऑफेंड नहीं करना चाह रहा हूँ, पढ़े होंगे आप लोग कहीं किताब में आंसर देख लिए होंगे, रट लिए होंगे, तो ठीक है, अच्छी बात है, आपने लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ना मुझे जो जो क्वेश्चन मिले थे मैंने आपको अभी डिस्कस किया है। अब देखो जो मुझे बच्चों से रिस्पॉन्स आया, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं बहुत सारे, कुछ बच्चों का रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं बता रहा हूँ गाइज। कैटेगरी उनकी जो भी हो, रिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी, उनके नंबर बहुत अच्छे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एससी कैटेगरी के भी हैं, उनके 127-28 नंबर आए। एक लड़की है अनु, उसके 126 नंबर है, कुछ नंबर बढ़ेंगे भी। एक लड़का है, उसके 149 मार्क्स हैं। आपको मैं दिखाऊंगा गाइज, आप शॉक्ड हो जाओगे। आप में से जो लोग डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं ना, जो बोलते हैं कि सर इसमें नंबर लाना इतना आसान नहीं होता, मैं कह रहा हूँ कि जो पढ़ रहे हैं, अभी आपको मैं शो भी करूंगा, जो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कायदे से सिस्टमेटिकली पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी को बोलूंगा उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है मार्क्स लाना। अब देखो, एक बच्चे ने लगभग 169 के आसपास क्वेश्चन, या 167 के आसपास, मैं आपको दिखाई देता हूं एक बार, और उसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट भी डिस्कस करता हूं कि स्कोर कितना भी हो, स्कोर जितना भी हो, स्कोर आपको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करना है और किस तरीके से आपको सिलेक्शन के करीब पहुंचना है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं अभी दिखाता हूं आपको, उसके मार्क्स ही दिखाता हूं एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझ आएगा आप सभी को कि किस तरीके से जो है देखिएगा गाइज। और भी मैं दिखाऊंगा, बहुत सारे मार्क्स दिखाऊंगा आपको बच्चों के, जो जिन्होंने कैलकुलेट किया है, अपने मार्क्स को कंप्यूट किया है, कैलकुलेट किया है। अभी देखिए गाइज, यहाँ पे इस बच्चे ने मार्क्स जो लाए हैं, ऐसा होना चाहिए अटेम्प्ट आप लोगों का, इस प्रकार से कुछ अटेम्प्ट होना चाहिए। यहाँ पे इस बच्चे ने देखो कितना अच्छा परफॉर्म किया है, कोई डाउट ही नहीं रहेगा सिलेक्शन रिजेक्शन का। लगभग लगभग कितने इनके हैं, 169 इन्होंने क्या किए हैं, अटेम्प्ट किए हैं। और मेरा तो मन खुश हो जाता है जब टेक्निकल में बच्चे जो अच्छा मार्क्स लेके आते हैं। मैंने पहले ही बोला कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं, इनको भी बोला। यहाँ पे 169 क्वेश्चन इन्होंने क्या किए हैं, अटेम्प्ट किए हैं। नॉट अटेम्प्टेड में कितने हैं, 31 क्वेश्चन है, जिसमें से 18 क्वेश्चन जो है आपके जीके वाले, जीएस वाले पोर्शन है। रीजनिंग में 2 क्वेश्चन नहीं किया इन्होंने, और टेक्निकल में 11 क्वेश्चन नहीं किया। अब सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने 153 क्वेश्चन सही किए हैं। 169 में कितने करेक्ट हैं, 153 क्वेश्चन करेक्ट हैं। समझ रहे हो, 153 क्वेश्चन करेक्ट हैं। गलतियां हुई हैं, लेकिन कितनी हुई हैं, 16 गलतियां हुई हैं। लगभग लगभग कितना, 10%। यही होती है आइडियल कंडीशन। अगर लगभग लगभग एक 10% से भी थोड़ा कमी है, 170 क्वेश्चन होते, 16 क्वेश्चन लगभग, तो ऑलमोस्ट 10% वाली एक्यूरेसी तब आती है ना, जब आपका डेडिकेशन इतना ज्यादा होता है और आप इतने अटेंटिवली हर चीजों को पढ़ते हो। मार्क्स इनके आ रहे हैं 149 सिविल में। अब बताओ कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या इन लोगों को एडवांटेज नहीं मिलेगा, कहाँ, सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 में ये कम मार्क्स भी लाएंगे तो आपसे आगे रहेंगे, आपको उतना लीड लेना पड़ेगा। तो सीपीडब्ल्यूडी में जाने का सपना है ना, तो इस तरीके से आपको स्कोर करना पड़ता है।
नो डाउट कुछ शिफ्ट में मैंने देखा कि बच्चों के लिए रिलेटिवली टफ क्वेश्चन है, कुछ शिफ्ट में मैंने ये पाया कि आपको रिलेटिवली टफर क्वेश्चन मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसके बावजूद भी आपसे यही बोलता हूँ गाइज कि आप लोग भी जब पढ़ रहे हो ना, आप लोग भी जब प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लोग भी जब अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तो थोड़ा सा अपने टेक्निकल पार्ट पे फोकस कीजिए, टेक्निकल पार्ट के बेसिक्स को मजबूत कीजिए, जहां से आप स्कोर कर सकते हो, ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। टेक्निकल में जिसने भी 70 से ऊपर स्कोर किया है उसके मार्क्स ओवरऑल अच्छे हैं, जिसने भी 71, 72, 80 और 69, 68 स्कोर किया है उनके मार्क्स ओवरऑल अच्छे हो गए हैं। लेकिन जिसने टेक्निकल में खराब कर दिया परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हुई है इस बार। साथ साथ में रीजनिंग में भी कुछ लोगों के क्वेश्चन छूट गए हैं। क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते थे। और नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट यही पड़ेगा कि जो टफर शिफ्ट है उनके मार्क्स जो है लगभग लगभग ये मान के चलो कि 5 से 6 मार्क्स जो है आपके ओवरऑल लेवल पे चेंज होंगे। ओवरऑल लेवल पे 5 से 6 मार्क्स आपके चेंज हो जाएंगे। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल अभी तो 5 से 6 मार्क्स कुछ शिफ्ट में बढ़ ही रहे होंगे, है ना। जैसे सपोज करो किसी के 112 मार्क्स हैं और उसके 5 नंबर मान लो बढ़ गए उस शिफ्ट में, 117 हो गए, ठीक। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के इफेक्ट में यहाँ पे उनको 3-4 नंबर का फायदा मिल गया अगर, तो चांसेस हैं कि जो अपने को मान के चल रहा होगा कि अभी सिलेक्शन नहीं हो रहा उसका सिलेक्शन हो जाए। ये भी चांसेस हैं कि किसी किसी शिफ्ट में मार्क्स ना बढ़े आपके, है ना, मार्क्स बहुत ज़्यादा ना बढ़े, बहुत ज़्यादा करेक्शन ना हो। इसके अलावा अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके शिफ्ट में होंगे, इनकरेक्ट होंगे, मुझ तक नहीं पहुंचे होंगे, तो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि पहले तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्शन करना है अपनी तरफ से कर दो। ये मत सोचना कि उसने कर दिया उसने कर दिया, तुम अपने लेवल पे अपने क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन कर दो। आपको भी पता है गाइज कि जिसके नंबर अच्छे नहीं आते वो ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जिसके नंबर जनरल कैटेगरी का है सिविल से और उसके नंबर 100 के नीचे होंगे, वो क्यों ऑब्जेक्शन करेगा? वो सोचेगा कि मेरा वैसे नहीं हो रहा है सर, इस बार और मेहनत करता हूँ, बाकी एग्जामिनेशन पे फोकस करता हूँ। जिसके नंबर 110 या 109, 108 के ऊपर हैं वो करना चाहेगा, क्योंकि वो कट ऑफ वाली रेंज में आ सकता है जो एक्सपेक्टेड है कट ऑफ। तो आप सभी से बस रिक्वेस्ट है कि आपको लग रहा है जिस शिफ्ट में, आप लोग कमेंट में बताना भी मुझे कि सर मेरा ये शिफ्ट था, ये वाला क्वेश्चन एक और था जिसमें हमें करना चाहिए। और आप सभी लोगों को मैं मेल, इन बच्चों ने क्या किया, मुझे मेल किया था, मेल आईडी दे देता हूं, ठीक। इस पे अपना क्वेश्चन कर देना ताकि मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दूं। बाकी बच्चे भी बल्क में कर देंगे तो हो सकता है आपके नंबर बढ़ जाए। rajat.singh@ada247.com ये मेल आईडी है, इस पे आपको मेल करना है, इस पे मेल करेंगे मुझ तक मेल पहुंच जाएगा और आपकी क्वेरी को भी मैं देख लूंगा। थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि जितनी भी अपडेट हो आप तक सही समय पे पहुंचती रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग गाइज, थैंक यू।